प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो में जाना गया पुष्प का मादा जनन भाग जायांग के बारे में। पुष्प होता क्या है? तो किसी भी पौधे का जनन भाग होता है जिस पर कि नर व मादा जनन भाग उपस्थित होते हैं और पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में पहले बताया जा चुका है। फिर से हम देख लेते हैं पुष्प का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक देखना है, किसी भी पुष्प के 4 मेन चक्र होते हैं, 4 मुख्य पार्ट होते हैं किसी भी पुष्प के। यहाँ पे इस तरह की पट्टी जैसी संरचना दिखाई देती है और ये पत्ती जैसी संरचना यहाँ पे दिखाई देती है और यहाँ पर हम कहें तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं किसी भी पुष्प के। ठीक है, किसी भी पुष्प के इस तरह की कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब बात किया जाए कि ये वाला है बाह्य दल, ये वाला है दल और इसको बोला जाता है पुंकेसर। यह जो है पुष्प का नर भाग है। क्या है? नर भाग है। उसके बाद से यहाँ पर चलते हैं तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है यही है सायांग और यही पुष्प का मादा भाग है। इसी की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। उसके बाद से बीच वाले भाग को वर्तिका कहा जाता है और नीचे जो फूली हुई संरचना है इसको बोला जाता है अंडाशय। और इसी अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, एक या अनेक बीजांड पाए जाते हैं। और इसमें हम एक बीजांड के संरचना को दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बीजांड के संरचना को दिखा देते हैं। यह इसके अंदर एक बीजांड का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। यही क्या है? तो बीजांड है। और बीजांड क्या होता है और बीजांड के अंदर की जो संरचना होती है क्या होती है, इसके साथ ही साथ बीजांड के प्रकार के बारे में पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार जरूर देखिए। अब हम जानेंगे कि इस बीजांड के अंदर मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है? वही है क्या? गुरु बीजाणु जनन। यदि बायोलॉजी में यानी कि कहा जाए कि वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में कहीं भी आ जाए गुरु शब्द का प्रयोग, किसका? गुरु का, तो ये हमेशा रिलेटेड होगा मादा से। ठीक है ना। लघु शब्द का प्रयोग आ जाए तो ये हमेशा रिलेटेड होगा किससे? तो नर से। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये बीजांड है, बीजांड का विकास कैसे होता है और इसके अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। गुरु बीजाणु ही क्या है? मादा युग्मक है, एग सेल है और उसका निर्माण कैसे होता है इसी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक होगा गुरु बीजाणु जनन व बीजांड का परिवर्धन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन या बीजांड का परिवर्धन। तो एक हम बीजांड बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि एक यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बीजांड को बनाते हैं। ठीक है, यह एक क्या है? बीजांड है। देखते रहना, यहाँ पे बीजांड है। बीजांड जब प्रारंभिक स्टेज में होता है, जब इसका निर्माण हो रहा होता है, पुष्प का निर्माण हो रहा होता है, तो अंडाशय के अंदर बीजांड का भी निर्माण हो रहा होता है। उस समय इसके अंदर एक समान बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं बीजांड के अंदर। ध्यान देना, ये है आपका बीजांड। ठीक है, बीजांड। और बीजांड के अंदर वाले भाग को नाम दिया जाता है बीजांडकाय। क्या? बीजांडकाय, बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस। और इसको बोला जाता है ओव्यूल। ठीक है, तो बीजांडकाय के अंदर बहुत सारी एक समान इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती हैं।
इसी कोशिका को नाम दिया जाता है मृदु उत्तकीय कोशिकाएं। इसी को नाम दिया जाता है मृदु उत्तकीय कोशिकाएं। सभी एक समान होती है, सभी जो है एक समान होती है। यही चीज हम यहाँ पे बना देते हैं, देखते रहना है। यहाँ पे सभी कोशिकाएं क्या होती है, एक समान होती है। ठीक, ये क्या है, मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का समूह है। उसके बाद से क्या होता है कि इसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसमें से एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। तो वही चीज फिर से हम यहाँ पे दिखाते हैं। यह जो है क्या है, बीजांडकाय है। बीजांडकाय, इसके अंदर बहुत सारी मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का समूह है। बहुत सारी मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का समूह है। इसमें से क्या होता है कि एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है कौन सी कोशिका, तो प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका यानी कि आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल इसे ही कहा जाता है। ये आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। अब इस प्रप्रसु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, और जिसके फलस्वरूप ये जो प्रप्रसु कोशिका है दो भागों में बट जाती है। वही चीज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, वही चीज हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो प्रप्रसु कोशिका, बस हम इसी को दिखाएंगे अब। ये वाली प्रप्रसु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, और इसके फलस्वरूप यह दो कोशिकाओं में बट जाती है। प्रप्रसु कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। एक को बोला जाता है वही प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसे कहेंगे प्राथमिक द्वितीय कोशिका। द्वितीय कोशिका इसे ही बोला जाता है प्राइमरी पेरिएटल सेल। उसके बाद से ये जो दूसरी कोशिका है इसे कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका, और इसे कहेंगे क्या, स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल। तो यहां पे देखना है, जो ये प्रप्रसु कोशिका है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के दौरान ये कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक को कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरे को कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका। अब बात करते हैं, वहां पे जब लघु बीजाणु के बारे में बताया जा रहा था तो वहां पर भी ये जो प्रप्रसु कोशिका है दो भागों में बढ़ जाती थी। एक को कहते थे प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरे को कहा जाता था प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। लेकिन यहां पर दूसरे को कहा जा रहा है क्या, बीजाणु जनन कोशिका। ये बात याद रखनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका का वहां पे काम था, क्या काम था, तो वह 3 स्तर बनाती थी। एक को मध्य स्तर, दूसरा क्या, तो टेपिटम, और उसके बाद से तीसरा है वाह्य स्तर। यानी कि वाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण किससे होता था, प्राथमिक द्वितीय कोशिका से। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक द्वितीय कोशिका का कोई काम नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं और बीजाणु जनन कोशिका के बारे में जानते हैं। तो वहां पे बताया गया पुबीजाणु जनन कोशिका में कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा पुबीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। पुबीजाणु जनन मातृ कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीजाणु जनन कोशिका में विभाजन नहीं होता है। बिना विभाजन के ही यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का काम करने लगता है।
तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं क्या, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है, बीजाणु जनन कोशिका, फिर से लिखते हैं यहाँ पे, दूसरी पेन का यूज करते हैं, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के, बिना विभाजन के ही, बिना विभाजन के ही किसका काम करने लगता है, तो बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करने लगती है, का कार्य करने लगती है। ये बात याद रखना है कि क्या, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही, बिना विभाजन के ही किसका कार्य करने लगती है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करने लगती है। अब आगे बढ़ जाते हैं और एक स्टेप और देखा जाए, इसका एक स्टेप और देखा जाए। तो यहां पे सबसे पहले ये बना देते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, ये है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। उसके बाद से ये जो दूसरी कोशिका है, कौन सी, ये जो दूसरी कोशिका है बीजाणु जनन कोशिका, यह कार्य करने लगती है किसका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का। अब यह कार्य करने लगी किसका, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का, ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का। इसमें विभाजन नहीं होता है, डायरेक्ट यह कार्य करने लगती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है MMC, ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल का यह कार्य करने लगता है बिना विभाजन की, यही कौन, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस प्राथमिक कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका का तो कोई काम है नहीं, तब हम इसको यहाँ पे अब रोकेंगे इस संरचना को। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के बारे में जानेंगे। तो ये जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। दिखा देते हैं यहां पे, गुरु बीजाणु कोशिका में होता है कौन सा विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो इस विभाजन को देखते हैं, ये वाला है कौन सा, वही प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये बना लेता है 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु। देख लेते हैं यहाँ पे, एक वाला ये हो गया, उसके बाद से 3 और बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 अगुणित, अगुणित का मतलब है कि उसमें इन होगा। कौन सी कोशिका होगी, इन वाली कोशिका होगी। तो इसी को बोला जाएगा 4 अगुणित गुरु बीजाणु। तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये वाला क्या है, तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है। और ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जिसके द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। इसमें से ये जो 3 है वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। और जो एक होता है ना, वह निभाग वाला साइड में, क्योंकि इसको बोला जाता है बीजांड द्वार, और इस वाले एरिया को, ठीक इसके विपरीत वाले एरिया को बोला जाता है निभाग।
तो निभाग वाले साइड का जो अगुणित गुरु बीजाणु होता है वह क्रियाशील होता है, बाकी 3 जो है नष्ट हो जाते हैं। जब 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है तो उसमें से एक निभाग वाले साइड वाला क्रियाशील होता है और 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इसी चीज को अब हम आगे दिखा देते हैं, इसी चीज को अब हम आगे दिखा देते हैं। यहाँ पे ये वाला कौन सी कोशिका है, तो वही प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और एक ये बच जाता है गुरु बीजाणु। तो यहाँ पे जो ये बच जाता है निभाग के साइड वाला अगुणित गुरु बीजाणु। अगुणित का क्या मतलब, एन वाली कोशिका, ठीक है। अगुणित का मतलब है कि एन वाली कोशिका, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और यहाँ पे यही बच जाता है अगुणित गुरु बीजाणु। अब इसका अपना केंद्रक होगा, इसका अपना क्या होगा, केंद्रक होगा। अब इसके केंद्रक में किसमें, तो केंद्रक में होता है सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। इसके केंद्रक में होता है कौन सा विभाजन, तो सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो केंद्रक है 2 भागों में बट जाते हैं। एक केंद्रक कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में। देखते चलना यहां पे ध्यान से। ये वाला जो है क्या चीज, तो वही प्राथमिक द्वितीय कोशिका है। इसके अंदर का ये वाला जो भाग है, इसके अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, और केंद्रक 2 भागों में बट जाता है, और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक जो है निभाग साइड में और एक बीजांड द्वार के साइड में। फिर केंद्रक में होता है, केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये वाला केंद्रक 2 भागों में बट जाएगा, 2 केंद्रक बनाएगा, और ये वाला केंद्रक भी 2 केंद्रक बनाएगा। दिखा देते हैं यहाँ पे, देखते हैं ध्यान से। ये है आपका क्या चीज, तो वही प्राथमिक द्वितीय कोशिका। उसके बाद से जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये है, इसके अंदर ये वाला केंद्रक 2 भागों में बट जाता है, और ये वाला केंद्रक भी 2 भागों में बट जाता है। तो इस प्रकार से 2 केंद्रक से बन गए कितने केंद्रक, 4 केंद्रक। कितने केंद्रक, तो 4 केंद्रक। तो यहाँ पे जो क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु है उसके केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब ये दोनों केंद्रक ध्रुवों की ओर होते हैं, एक निभाग साइड में और एक बीजांड द्वार के साइड में। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और इसमें फिर से सूत्री विभाजन होता है केंद्रक में, और एक केंद्रक 2 भागों में बट गया तो दूसरा भी 2 भागों में बट जाता है। फिर से केंद्रक में होता है सूत्री विभाजन। केंद्रक में कौन सा विभाजन, तो सूत्री विभाजन, ठीक है। अब सूत्री विभाजन होगा, अब क्या होगा ध्यान पूर्वक देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखना है क्या, इस केंद्रक में, चारों केंद्रक में होता है कौन सा विभाजन, सूत्री विभाजन। मतलब कि जैसा इसमें गुणसूत्र होगा नया केंद्रक बनेगा उसमें भी वैसा ही गुणसूत्र होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये वाला केंद्रक 2 भागों में बट जाएगा। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं हम प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और उसके बाद से इसके अंदर वाले जो केंद्रक है, एक केंद्रक 2 भागों में बट गया, दूसरा भी 2 भागों में बट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर एक केंद्रक 2 भागों में, दूसरा भी 2 भागों में। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 4 केंद्रक से 8 केंद्रक का निर्माण हो गया। किसके अंदर, तो बीजांड के अंदर हो रहा है बीजांड का परिवर्धन। अब यहाँ पे जो है बीजांड का निर्माण किस तरह से हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ध्रुवों की ओर 4-4 केंद्रक बट गए हैं।
अब आगे देख लेते हैं क्या है ये। तो फिर से इस संरचना को यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं क्या चीज, तो यहाँ पे ये वाला हो गया वही प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसके अंदर वाला भाग है ये। और ये जो 4 केंद्रक है नीचे और ऊपर वाले भाग को बोला जाता है कौन सा, निभाग का एरिया है। और ये वाला भाग है क्या, बीजांड द्वार है। तो यहाँ पे निभाग के एरिया से और बीजांड द्वार के एरिया से एक एक केंद्रक केंद्र की ओर बढ़ते हैं और 2 केंद्रक केंद्र की ओर आ जाते हैं, ठीक है। 2 केंद्रक किधर आ जाते हैं, केंद्र की ओर। उसके बाद से 3 केंद्रक यहाँ पे बच जाते हैं, किधर, निभाग के साइड में। यही है ना निभाग, यही है निभाग। और 3 केंद्रक आ जाते हैं किधर, बीजांड द्वार की ओर। ये है बीजांड द्वार, क्या है, बीजांड द्वार है। यहाँ पे जो 2 केंद्रक केंद्र की ओर आते हैं उन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। जो केंद्र की ओर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और इसे संयुक्त रूप से द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है, इसे ही कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसे ही बोला जाता है क्या चीज, तो द्वितीयक केंद्रक। पहले हमने बता रखा है जो ये निभाग के साइड में 3 कोशिका है ना, इसको नाम दिया जाता है प्रतिमुख कोशिका। उसके बाद से जो बीजांड द्वार के साइड में है उसमें से 2 साइड वाली कोशिका को बोला जाता है सहायक कोशिका। और उसके बाद से एक जो बीच वाली कोशिका है उसी को अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका। और इसको संयुक्त रूप से एग एपोर्टस बोला जाता है, ठीक है। इन दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है एग एपोर्टस। इसी को बोला जाता है अंड समुच्चय। क्या चीज, तो अंड समुच्चय। अब बात करते हैं यहां पे कि जो चीज हमने पहले बताया वही चीज यहां पे निर्माण हो गया। अब ये जो अंड कोशिका है यही मादा युग्मक है, अंड कोशिका ही क्या है, मादा युग्मक है। और सहायक कोशिका और अंड कोशिका को संयुक्त रूप से एग एपोर्टस बोला जाता है, यानी कि अंड समुच्चय कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका बीजांड है, क्या है, बीजांड। उसके बाद से बीजांड के ये आवरण है, एक बाह्य आवरण है, एक अंतः आवरण है। उसके अंदर वाले भाग को नाम दिया जाता है बीजांड काय। और उसके अंदर वाले भाग को नाम दिया जाता है भ्रूण कोश। क्या नाम दिया जाता है, भ्रूण कोश। और यही बीजांड आगे चल करके बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर कितनी कोशिकाओं का समूह है। तो देख लिया जाए, यहाँ पे ये जो 2 केंद्रक दिख रहे हैं वो एक ही कोशिका के हैं, तो इसलिए ये एक कोशिका में काउंट होगा। 3 कोशिका निभाग के साइड में और 3 कोशिका किधर साइड में, तो बीजांड द्वार के साइड में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 7 कोशिका है। कितनी कोशिका है, 7 कोशिका। और यहाँ पे केंद्रक की बात किया जाए तो 3 केंद्रक प्रतिमुख कोशिका का और 3 केंद्रक बीजांड द्वार वाले कोशिका का और 2 केंद्रक बीच वाले द्वितीयक केंद्रक का। कितना हुआ, तो कुल मिलाकर के 8 केंद्रकीय। तो यहाँ पे बीजांड है वह 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। और उसके अंदर जो ये अंड कोशिका बना वही क्या है, मादा युग्मक है और उसी को बोला जाता है गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है
गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है और इसे ही बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन। इसे ही कहते हैं क्या चीज, तो गुरु बीजाणु जनन। समझ में आ गई होगी सारी बातें। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना है। ये है हमारा क्या चीज, तो बीजांड। क्या है, बीजांड। जब यह निर्माण हो रहा होता है इसका, उस समय इसके अंदर का जो भाग है उसे बीजांडकाय कहते हैं। और बीजांडकाय के अंदर बहुत सारी मृदु तकीय कोशिकाएं होती हैं, एक समान मृदु तकीय कोशिकाएं होती है। उसके बाद से क्या होता है कि इसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और उसी को नाम दिया जाता है प्रप्रसु कोशिका, यानी कि आर्किस्पोरियल सेल। उसके बाद से जो प्रप्रसु कोशिका है उसमें होता है समसूत्री विभाजन, और जिसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती है। एक को कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसका कोई काम नहीं है प्राइमरी पेरिएटल सेल का। लेकिन वहां पे जब लघु बीजाणु के बारे में बताया जा रहा था तो वहां पे यह 3 स्तर बनाती थी, एक बाह्य स्तर, एक मध्य स्तर और दूसरा टेपिटम। लेकिन यहाँ पे इसका कोई काम नहीं। जो दूसरी कोशिका है उसे बोला जाता है बीजाणु जनन कोशिका, यानी कि स्पोरोजेनस सेल। वहां पे जब बताया जा रहा था लघु बीजाणु, तो वहां पे जो दूसरी कोशिका थी उसका नाम था क्या, प्राथमिक पु बीजाणु जनन कोशिका। और वहां पे उसमें होता था अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा बनता था क्या, प्राथमिक पु बीजाणु मातृ कोशिका। लेकिन इसमें जो बीजाणु जनन कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होता है, वह आगे चल करके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करने लगता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करने लगता है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करने लगता है, एमएमसी का कार्य करने लगता है। अब यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के केंद्रक में, इसका अपना केंद्रक है, और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। केंद्रक में नहीं, इसी में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब है कि ये वाला था द्विगुणित 2n में, अब हो गया अगुणित n में। अब बना लेता है 4 अगुणित गुरु बीजाणु। 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। इसमें से जो निभाग साइड वाला गुरु बीजाणु है वह सक्रिय होता है, क्रियाशील रहता है। लेकिन जो 3 होते हैं ना गुरु बीजाणु, वह निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि जो क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु है उसके केंद्रक में होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के द्वारा ये जो केंद्रक है 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। उसके बाद से एक केंद्रक, दोनों केंद्रक जो है दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक निभाग की ओर और एक बीजांड द्वार की ओर। उसके बाद से फिर से इनके केंद्रक में होता है सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, और इसके द्वारा एक केंद्रक 2 केंद्रक में बट जाता है, ये केंद्रक भी 2 केंद्रक में। तो 2 केंद्रक से 4 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। फिर इन केंद्रकों में भी होता है सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, और इसके द्वारा क्या होता है कि 4 केंद्रक से 8 नए केंद्रक बन जाते हैं, 4 निभाग के साइड में और 4 बीजांड द्वार के साइड में। अब क्या होता है कि निभाग के साइड से एक केंद्रक और बीजांड द्वार के साइड से एक केंद्रक किधर बढ़ता है, तो केंद्र की ओर बढ़ता है। किधर, केंद्र की ओर, और केंद्र में स्थापित होकर ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेता है। अब बच जाता है 3 केंद्रक। तो जो 3 केंद्रक है वह 3 कोशिका का रूप ले लेता है, जो कि निभाग की ओर, और नीचे भी 3 केंद्रक बच जाता है और वह बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका का रूप ले लेता है। अब ये अलग अलग कोशिका हो गई, अलग अलग कोशिका। इसका मतलब है कि ये जो जीव द्रव्य होगा इन 2 केंद्रकों के लिए होगा, यही होगा ना, 2 केंद्रकों के लिए। निभाग के साइड में जो 3 कोशिका है इसी को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, और जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका है जिसमें से बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका, यही मादा युग्मक है, और दोनों साइड वाली कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। और इन तीनों कोशिका को संयुक्त रूप से एगेपोर्टस यानी कि अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। एगेपोर्टस यानी कि अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है किसका, बीजांड का। तो यहाँ पे बीजांड का फॉर्मेशन हो गया, परिवर्धन हो गया, बीजांड का विकास हो गया। उसके बाद से उसके अंदर जो बन रहा है मादा युग्मक, उसे ही बोला जाता है गुरु बीजाणु,
और यानी कि मेगा स्पोर का निर्माण हो रहा है और इसी क्रिया को बोला जाता है मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपने समझ लिया होगा। तो हमने यहाँ पे जो मादा युग्मक का निर्माण है जिसे कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन, इसको भी हम लोगों ने कर लिया है कवर। तो आगे बढ़ते हैं और आपको हेडिंग बना लेना है गुरु बीजाणु जनन व बीजांड का परिवर्धन, और इसमें कुछ चीजें लिखते चलना है। जो चीज हमने यहाँ पे बता रखा है उसी के बारे में लिखना है, बस आप नोट्स बनाते रहे और जो सारी चीजें बताई जा रही हैं उसको नोट्स करते चलें। तो यहाँ पे इस चीज को चित्र भी बनाना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये फिगर नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से समझने में आसानी है। तो आपको लिखना है, हेडिंग बना लेना है गुरु बीजाणु जनन व बीजांड का परिवर्धन, और इसमें लिखिए बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधः स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहते हैं, वही वाली आर्किस्पोरियल सेल। फिर आगे से लिखना है यह कोशिका एक परती विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय तथा एक भीतरी बीजाणु जनन का निर्माण करती हैं। वही चीज प्राथमिक भित्तीय कोशिका और बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती हैं। फिर आगे से लिखना है भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती हैं या फिर बिना विभाजन के ही रहती हैं, यानी कि इसमें विभाजन नहीं होता है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करने लगती हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करने लगती हैं। फिर आगे से लिखना है यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं। इन 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से नीचे के यानी कि बीजांड द्वार के साइड के 3 अगुणित गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और निभाग वाले साइड के जो एक अगुणित गुरु बीजाणु होता है वह क्रियाशील होता है। फिर आगे से लिखना है क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित संरचना है तथा यह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यही जो है मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। फिर आगे से क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों संतति केंद्रक पुनः सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 संतति केंद्रक बनाते हैं और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक हो जाते हैं। उसके बाद से फिर से ये केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है और जिसके द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से दोनों ध्रुवों की ओर 4-4 केंद्रक होते हैं, अर्थात 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर होते हैं। अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से और एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे से मिलकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना है गुरु बीजाणु में भ्रूणकोश 8 केंद्रक युक्त होता है, जिसमें से बीजांड द्वार की ओर के 3 केंद्रकों के बीच भित्ति का निर्माण बन जाने से अंड उपकरण बन जाता है, यानी कि एग पॉर्डस बन जाता है। इस अंड उपकरण के मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका अथवा मादा युग्मक तथा दोनों ओर एक एक सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं निषेचन के समय पराग नली का पथ प्रदर्शन करती हैं। इसी प्रकार निभाग की ओर 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बना लेती हैं। इस प्रकार से परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है, यानी कि जो ये भ्रूणकोश है क्या होता है 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। 8 केंद्रकीय होता है। तो यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया।
गुरु बीजाणु जनन व बीजांड का परिवर्तन। यहाँ से आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।